पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज अच्छी बात यह है कि बिहार चुनाव को लड़ने के लिए महागठबंधन के नेता, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार तेजस्वी यादव घर से निकल पड़े। 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और आज 18वें दिन तो तेजस्वी यादव निकले हैं और अब उन्होंने जनता से संवाद करना शुरू किया है। अब देखिए, अगले 1-2 दिनों में, कल से तो छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, हम झूठ के दावे नहीं करते हैं, हम कोई कच्ची बातें नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब वो पटना से हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे तो हमने उनके साथ देखा, किने किने मुकेश सहनी को देखा, हमने इंजीनियर आईपी गुप्ता को देखा जो नए पार्टनर हैं महागठबंधन के, और कारी शोएब को देखा जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं। लेकिन यहां एक अभाव खटका, कांग्रेस का नेता कोई साथ में नहीं दिखा और यह बहुत ही आवश्यक था कि कांग्रेस का कोई ना कोई आपके साथ होता। देखिए, हमने यह भी देखा कि उन्होंने पहली सभा सिमरी बख्तियारपुर में की, यूसुफ सलाहुद्दीन महबूब अली कैसर के बेटे के लिए, और वहां मुख्यमंत्री का माला मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को पहना रहे थे और बाद में वही माला उतारकर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का माला मुकेश सहनी को पहना दे रहे। खैर चलिए, तो निकले तो तेजस्वी यादव, यह बड़ी बात है। और आज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों भी बिहार में, जेपी नड्डा भी बिहार में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से की। पहले कर्पूरी ठाकुर को नमन किया, फिर समस्तीपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सांभवी चौधरी जो लोजपा आर की सांसद हैं, वह आज एक ही माले में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को साथ लाने में कामयाब रही। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज जब बिहार की बात की तो समस्तीपुर में उन्होंने अपने भाषण में 17 बार जंगल राज का जिक्र किया, 17 बार जंगल राज का जिक्र किया। और अमित शाह तो आज शहाबुद्दीन की याद इस तरीके से कराते रहे कि पूछिए मत। वह सिवान में थे, 18 मिनट का संबोधन हुआ अमित शाह का और उन्होंने इस दरमियान 8 बार शहाबुद्दीन का नाम लिया, क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति जो महागठबंधन का दृश्य दिखा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज आगे, आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसी से बात शुरू करते हैं कि तेजस्वी यादव कब निकलेंगे। वो घर से ही नहीं निकल रहे थे। हम लोग बार बार कह रहे थे कि वो दिल्ली आए और अपना नॉमिनेशन किया, उसके बाद कहीं चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, किसी के नॉमिनेशन में नहीं जा रहे। तो वो तो नॉमिनेशन सारा खत्म हो गया, नाम वापसी हो गई, आखिरी दिन बीत गया। अब सबके प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसको जिसकी लड़ाई हो रही है। और ये भी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब इलेक्शन पहुंच गया है। अब इलेक्शन में दिल्ली और पटना का कोई मतलब नहीं है, अब चुनाव क्षेत्रों में पहुंच गया और उन्हीं क्षेत्रों में इन तमाम स्टार प्रचारकों की रैलियां होंगी, जिसमें आज प्रधानमंत्री भी कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री भी कर रहे थे और तेजस्वी यादव भी गए। तो ये देर से ही सही, अब बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करनी है तेजस्वी यादव को। अब वो कैसे करते हैं, अपने किस तरह से तालमेल बिठाते हैं, ये देखने की बात होगी। और उनकी सभाओं में जो भाषण का, अब ये इसी का कंपैरिजन होगा, इसी की तुलना होगी कि किसकी सभा में कैसी भीड़ आ रही है, भीड़ का रिस्पॉन्स कैसा है और कौन अपनी सभा में क्या नैरेटिव सेट करता है, किस तरह के एजेंडे होते हैं, किस तरह के मुद्दे होते हैं। तेजस्वी यादव अभी पहले दिन के एजेंडे में कम से कम ये दिख रहा है कि वो इस सरकार के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं, कि सरकार की जो कमियां हैं और हमारे जो वादे हैं, ये दो चीजें उनकी थीम है। क्योंकि जो अपोजिशन में है उसके पास और कोई थीम नहीं हो सकती है। और ये थीम भी अच्छी है कि आप कहें कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, जहां से आपने बात शुरू की कि वो कह रहे हैं बार बार कि हम कच्ची बात नहीं करते हैं और झूठे वादे नहीं करते।
तो उनको जो अपने वादे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बड़े कच्चे वादे हैं और ये कैसे पूरे होंगे, उस पर यकीन दिलाना है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है। ज्ञानेश्वर जी, अगर वो ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, और जो सीएम जीविका दीदियां हैं, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जीविका दीदियां हैं, उनको हम अस्थायी नौकरी देंगे 30,000 रुपए महीने की। अगर यह इन वादों पर अगर वो यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी तगड़ी फाइट वो दे सकते हैं, कांटे की लड़ाई बना सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, लेकिन इसके लिए अजीत जी, इसके लिए तो समझाना होगा ना तेजस्वी यादव को। देखिए कि जब कह रहे हैं कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, तो सिर्फ कह देने से नहीं, जनता यह जानना चाह रही है। लोग तो एआई से पूछ रहे हैं क्या यह संभव है, और एआई के जितने प्लेटफॉर्म है वह सारे गणित लगाकर, बिहार के बजट को देखकर, बिहार के पीछे के इतिहास को देखकर, बिहार के वर्तमान को देखकर और बिहार के भविष्य को देखकर करा यह संभव नहीं है। तो तेजस्वी यादव को यह भी बताना होगा कि यह संभव कैसे होगा, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री इस जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसे मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो जो वह कह रहे हैं कि मैं कच्ची बातें नहीं करता हूं, तो यदि वह हर परिवार से सरकारी नौकरी देने की बात करें, करीब 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देनी होगी, तो इनके लिए 40,000 रुपए की नौकरी की बात कर रहे हैं। कहां से इतने पैसे 12 लाख करोड़ आएंगे, यह भी तेजस्वी यादव को बताना होगा। तो वही हम भी यही कह रहे थे कि कैसे आपको यकीन दिलाना होगा लोगों को कि हम ये कर सकते हैं, ये नौकरी दे सकते हैं। और ये जो सारा गणित है, ये हम लोग बहुत विस्तार से इस गणित पर चर्चा कर ही चुके हैं पहले से। वो क्या है, मतलब एआई जो बताएगा वो सब हम लोग जोड़ के बता चुके हैं कि कितना बजट है बिहार का, कितना मंथली आपको जरूरत है, और दूसरे इतने लोगों को आप नौकरी देंगे तो उनसे काम क्या कराएंगे। भाई, कराने के लिए काम भी तो होना चाहिए। नौकरी जिसको देंगे उसे कुछ काम भी लेंगे या ऐसी नौकरी देंगे? भाई, ऐसी स्थिति तो अभी बिहार की कम से कम नहीं है, हिंदुस्तान की भी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की नहीं है। दुनिया के 2-4 ही देश ऐसे हैं जिसने अपने लोगों को कहा है कि आप लोग घर बैठिए, आपको घर बैठे हम वेतन देंगे, क्योंकि आपसे कराने के लिए हमारे पास काम नहीं है। हालांकि उन देशों में भी लोगों ने कहा कि नहीं, हम काम करके ही पैसे लेंगे, हमको ऐसे घर बैठे पैसे नहीं चाहिए। तो तेजस्वी यादव अगर 2.5-3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो उनसे क्या काम कराएंगे, ये भी तो पूछना होगा ना कि भाई 12 करोड़ लोगों के लिए हर 4 आदमी पर एक आदमी अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो क्या काम करेगा, उससे कौन सी सेवा लेंगे आप, ये भी बताना होगा। तो ये सब इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं पहले। और अब यह है कि वो जब गए चुनावी सभा में, ये भाषण, ये जब इन्होंने वादा किया मीडिया के सामने आकर के, उसके बाद ये पहली बार गए हैं चुनावी सभाओं को संबोधित करने, पहली बार निकले हैं वो। तो अब उनको ये यकीन दिलाना होगा लोगों को। अभी तक वो ये बता नहीं रहे कि हम इस वादे को कैसे पूरा करेंगे। अब ये आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका आइडिया कोई चुरा लेगा, तो अब वो आइडिया तो है नहीं। अब तो आइडिया तो आप पहले बता चुके कि हम हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे, ये कोई आइडिया नहीं है। ये तो अद्भुत बात होगी एक दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों को समझने की। आपको समझाना चाहिए कि वो कहां से ले आएंगे, तभी उस पर लोग यकीन करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव, जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से ये वादा किया है कि वो इमोशंस से खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। लोग अच्छा पूरा नहीं सोचते हैं ज्ञानेश्वर जी की, लोग तार्किक नहीं रहते हैं। नौजवान जो डेस्परेट है, जो इस इल्यूसिव गवर्नमेंट जॉब के लिए समाप्त हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं कहीं, लेकिन उसके लिए जो एकदम दीवानापन है बिहार के लोगों में, लड़कों में, नौजवानों में, उसको उसकी भावना से खेल रहे हैं तेजस्वी यादव। आप देखिए ना कैसे कैसे होता है कि एक 20 पद की वैकेंसी निकलती है और एमए पास और पीएचडी किए हुए लोग उस चपरासी के न्यूनतम वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, और 10 पद की नौकरी होती है और 10-10 हजार लोग आवेदन करते हैं। तो वो कोई तार्किक नहीं होता है। तो तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि हमने सरकारी नौकरी कह दी, लोगों की भावना को हिट कर दिया, हमने बुलसाई हिट कर दिया, अब लोगों की भावनाएं जगा दी हम। अब लोग यकीन हो न हो हमको वोट करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई दूसरा तो नहीं दे रहा है या दूसरा कम दे रहा है। अगर ये इस तरह के वादे कर रहा है तो क्या पता दे ही दे, कर ही दे, कैसे करेगा। तो इसलिए वो बता भी नहीं रहे कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि बताने में एक्सपोज होने का खतरा है। और आप यकीन बार बार ये लोगों के हॉन्ट करने, लोगों के ब्रेन को, दिमाग को आप टारगेट कर रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे। तो इससे कुछ लोग झांसे में आ जाए, जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं, कुछ लोग झांसे में आ जाए, उसी का वही लक्ष्य है। अपने कोर वोट के अलावा, देखिए उनको अपने कोर वोट के अलावा कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं जोड़ना है। पिछले बार 37% पर दोनों गठबंधन थे। इस बार एक एडवांटेज उधर दिख रहा है एनडीए में चिराग पासवान का, उसके आधा।
आप 3-3.5%, 2-2.5% वोट का भी अगर कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं अपने उस 37% में तेजस्वी यादव, तो वो लड़ाई को बहुत नजदीकी बना सकते हैं पिछली बार की तरह। लेकिन वही सारी कवायद, सारी कोशिश ज्ञानेश्वर जी वही वोट जोड़ देखी है। तो अब उस पर उसी के लिए वो नौजवानों को लुभाना चाह रहे हैं, उसी के लिए महिलाओं को आकर्षित करना चाह रहे हैं। महिलाओं के लिए जो जीविका दीदियों को जो उन्होंने कहा कि हम 30,000 की नौकरी देंगे, पक्की नौकरी करेंगे, और नौजवानों के लिए जो उन्होंने कहा कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, उनको पता है कि जितने लोगों का वादा कर रहे हैं अगर उसमें से 10% भी आ गया तो उनका काम बन जाएगा। इसको काउंटर करना होगा अपोजिशन, मतलब उनका जो विरोधी है, जो सत्ता पक्ष है, उसको काउंटर करना होगा कि ये संभव नहीं है। और जो नीतीश कुमार ने वादा किया है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, वो संभव है, वो हम करके दिखाएंगे। तो एक किसी ना किसी तरह से आप समझिए कि तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को सेंटर में ले आ रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द सारी अगर चर्चा उसके इर्द गिर्द होती है तो उनको कई चीजों में बड़ी आसानी हो जाएगी, रोजगार पर अगर बहस आ जाती है। और दूसरी तरफ से अब यही तेजस्वी यादव का हम लोग उनका पहले दिन का जो अभियान हुआ, चुनाव प्रचार का अभियान, वो इस ओर ले जाता दिख रहा है कि चुनाव को रोजगार की ओर ले जाना है, इस सरकार की विफलता की ओर ले जाना है, अपने वादों की ओर ले जाना है। जो अपने वादे वो कर रहे हैं, और कांग्रेस जो वादे करेगी, ईबीसी का जो उनका आया हुआ है मैनिफेस्टो, उसको लेकर के, और दूसरा जो मैनिफेस्टो आएगा, और दूसरा वोट का जो राजनीतिक समीकरण है कि हम पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पर हमारा फोकस है कि यादव के साथ अत्यंत पिछड़ा जुड़ रहा है, 2 चेहरे अत्यंत पिछड़े के लेकर के अगर वो घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक को लेकर के घूम रहे हैं, तो मुस्लिम यादव प्लस अति पिछड़ा वो जोड़ने की कोशिश, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की है पहले दिन। तो ये उनका है, अगर यहाँ उनको छोड़ें, उनके बरक्स, उनके मुकाबले आप दूसरी तरफ से देखिए क्या एजेंडा बन रहा है। नहीं, मैं दूसरी ओर आ रहा हूं अजीत जी, मैं दूसरी ओर आ रहा हूं। लेकिन देखिए, जब आज चुनाव अभियान की शुरुआत को निकले, हेलीकॉप्टर पकड़ने जा रहे थे तेजस्वी यादव, तो घर से दही मछली खाकर निकले होंगे, और कारी शोएब और आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी। लेकिन आपको यह कमी महसूस नहीं हुई कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं है? क्या बात अब भी वह नहीं है जो होनी चाहिए और जो चुनाव के लिए आवश्यक है? क्योंकि आईपी गुप्ता नए हैं बिल्कुल, उन्हें तो एंट्री मिल गई तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में। कारी शोएब को ले जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुसलमान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने से दुखी हैं, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आज यात्रा का प्रारंभ हुआ? पहले दिन तो इस बात की जरूरत थी ही थी। हाँ बिल्कुल थी। पिछले दिन हम लोग कल से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक तो तेजस्वी यादव ने सिर्फ अकेली अपनी फोटो लगाई, और कल आपने बताया भी कि, और हम फिर सबने देखा कि राहुल गांधी ने कोई अपने एक्स हैंडल पर नहीं लिखा कि उनको मनाया गया है। ये भी होता कि भाई आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हैं तो बधाई देते उनको कि भाई चलिए आपको बधाई हो और आप लड़िए मेहनत से, हम लोग सब साथ में हैं, क्या पता 28 तारीख को आए तो कहें। लेकिन कांग्रेस अनुपस्थित है, कांग्रेस गैर हाजिर है। कांग्रेस ने इंडोर्स किया तेजस्वी यादव के नाम को, और उसके बाद भी कांग्रेस गैर हाजिर है। कल कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर नहीं थी, और सारा फोकस तेजस्वी पर बन गया है, तेजस्वी सरकार पर बन गया, महागठबंधन सरकार पर नहीं बना है। कांग्रेस की नाराजगी, कांग्रेस के दुखी होने का एक बड़ा कारण तो यह है ज्ञानेश्वर जी की, एक तो उप मुख्यमंत्री का दावेदार उनकी तरफ से नहीं घोषित हुआ। कांग्रेस का भी एक उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना ही है, जो आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दलित वोट जोड़ने का, उसमें भी रविदास समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जोड़ने की कोशिश है। तो वो एक गैर हाजिरी, उप मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित करना, और दूसरे सरेंडर तो कांग्रेस ने किया ना ज्ञानेश्वर जी, तो कांग्रेस कोई खुले मन से सरेंडर नहीं कर रही है। कांग्रेस से तो तेजस्वी यादव ने जबरदस्ती बाह मरोड़ के लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सरेंडर करवाया कांग्रेस से। अगर ऐसा नहीं होता तो कल उनका भी नेता अनाउंस होता, और जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा वो तो कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ना। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट वापस किए, जहां कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी के कैंडिडेट है, वहां एक जगह आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वापस नहीं किया, कांग्रेस से कैंडिडेट वापस कराया गया। वारसलीगंज में कांग्रेस का कैंडिडेट वापस हुआ ना, उसने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। बाबू बरही में वीआईपी के कैंडिडेट ने नाम वापस लिया। प्राणपुर में कैंडिडेट का नाम वापस हुआ, आरजेडी के कैंडिडेट का तो नाम नहीं वापस हुआ ना। न कहलगांव में हुआ, न नरकटियागंज में हुआ, कहीं आरजेडी ने नहीं किया। आरजेडी ने बल्कि सरेंडर कराया कांग्रेस से कि आप सरेंडर करिए, आप अपना कैंडिडेट वापस लीजिए, आप हमको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करिए। आप मुकेश सहनी का भी नाम घोषित हो गया और कांग्रेस का नहीं घोषित हुआ ना। एक कारण यह है, और एक बड़ा कारण यह है कि अभी जिन 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट दिख रही है ज्ञानेश्वर जी, वहां तो सब कांग्रेस के खिलाफ ही आरजेडी है या सीपीआई है।
बिल्कुल। ज्यादातर सीटों पर जो आप देख लीजिए ना, ज्यादातर सीटें जो है, चाहे करगहर की सीट है या बिहार शरीफ की सीट है या कहलगांव की सीट है या वैशाली की सीट है या नरकटियागंज की सीट है, ऐसी जो राजा पाकड़ की सीट है, बछवाड़ा की सीट है, ये तमाम सीटें तो कांग्रेस की सीट है। तो कांग्रेस की बछवाड़ा में तो वापस हो गए, बछवाड़ा में तो वापस नहीं, वापस कहाँ हुए, नहीं हुए, नहीं बछवाड़ा हुए। में मटिहानी में वापस हुआ है सीपीएम का, बछवाड़ा जी, में तो बिल्कुल। क्यों वापस करें, बछवाड़ा में दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। सीपीआई का कहना है कि हमारे उम्मीदवार जो कॉमरेड अवधेश राय हैं वो सिर्फ 300-350 वोट से हारे थे, और ये जो शिव प्रकाश गरीबदास हैं इनको भी 30-40 हजार कुछ वोट आया था, ये भी अच्छा वोट लेके आए थे, तो अब इनको कैसे वापस करें। तो ये जो 10 सीटें हैं ज्ञानेश्वर जी, तो 61 से तो कांग्रेस को आप 51 पर ऑलरेडी ले दिए हैं। फ्रेंडली फाइट क्या होती है, उस फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस नहीं जीत रही है, कांग्रेस अपनी सीटों पर फंसी हुई है। राजा पाकड़ उसकी सीट है प्रतिमा दास की, आपने कैंडिडेट दे दिया है वहां सीपीआई, वहां लेफ्ट ने। तो ये जो समस्या है, तो अच्छा दूसरी क्या बात है, जो सारी बात हुई कांग्रेस की वो आरजेडी से बात हुई, लेफ्ट से भी तो बात होनी चाहिए थी, सीपीआई एमएल से भी तो बात होनी चाहिए थी। करगहर की सीट पर कैंडिडेट है सीपीएम का, क्यों बात नहीं की, सीपीएम से बात करिए, सीपीआई से बात करिए कि उन लोगों ने कैसे गठबंधन तोड़ा हुआ है। तो ये कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं हुआ। तो कांग्रेस तो ऐसी फंस गई कि एक तो सरेंडर भी किया, अपने तमाम जो कारण बताए थे कांग्रेस ने, लॉजिकल कारण थे कि हम तेजस्वी को क्यों नहीं सीएम घोषित कर रहे हैं, वो सारे कारण छोड़कर के आपको घोषित भी करना पड़ा, आपको अपने कैंडिडेट वापस भी लेने पड़े। आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम किसी ने अपना कैंडिडेट वापस नहीं लिया। तो कांग्रेस का तो कंप्लीट सरेंडर हुआ ना तेजस्वी यादव के सामने और लालू यादव के सामने। पटना में एक कहानी चल रही है अजीत जी की, देखिए जो तेजस्वी यादव की जिद थी, लालू यादव की जिद थी, तो कांग्रेस ने सरेंडर तो जरूर किया, लेकिन एक शर्त लगा दी, एक राइडर लगा दिया है। चलिए, आपको इतना गुमान है, आपको इतना अभिमान है कि आपके ही चेहरे से बिहार में नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है, तो सारी शर्तें आपकी मान लेते हैं। लेकिन यदि 2025 में आप हारे तो इसका मतलब होगा कि आप फिनिश हो जाएंगे और इसके बाद आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो कांग्रेस ने एक दांव चल दिया है कि चलो भाई तुम्हारी ही बात मान लेते हैं, हाँ? लेकिन यदि अब कुछ हुआ तो इसका मतलब आप समाप्त हैं। हाँ, तो देखिए अब कुछ होगा तो उसके बाद क्या वापसी का टाइम होगा। हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन का टाइम, ट्रांजिशन का इलेक्शन है, ये संक्रमण का चुनाव है। इस चुनाव में नया लीडरशिप इमर्ज हो जाएगा। देखिए, चुनाव अगर एनडीए जीतता है तो फिर भले थोड़े दिन के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली नए नेता को कमान संभालनी है बिहार की, और वो नया नेता भी पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से होगा। तो फिर जब एक नया चेहरा जो 50 साल या उसके आसपास की उम्र का होगा, जब वो संभाल लेगा, तो अगले 20 साल के लिए तो फिर एक लड़ाई दूसरी हो जाएगी ना। फिर अगर इस ट्रांजिशन के फेज में तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, तो अगर महागठबंधन जीते, तेजस्वी संभाल लें, मुख्यमंत्री हो जाए, तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए एक समस्या की बात होगी आगे के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन दोनों के लिए है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए तो वो अपने इर्द गिर्द पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को, मुसलमान को कंसोलिडेट करेंगे। इसके अगर इस बार वो चुनाव जीत जाते हैं तो जिस तरह से झारखंड में अपनी सत्ता अस्थायी की है हेमंत सोरेन ने, वैसी वो बिहार में कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी हेमंत सोरेन की तरह इनके पास भी यादव का और मुसलमान का एक बड़ा बेस है। हेमंत सोरेन के पास यही पूंजी है, आदिवासी और मुसलमान क्रिश्चियन का। तो ये बेस आपके पास 35% है। सरकार में हो करके अगर आप अपना मोबिलाइजेशन कर लेते हैं उनको, जातियों का, तो सत्ता स्थायी कर सकते हैं, वो भी 15 साल 20 साल, जैसे लालू यादव रहे या नीतीश कुमार रहे। तो जो भी संक्रमण के पीरियड में आएगा वो दूसरे को फिनिश कर देगा, दूसरे के लिए समस्या बढ़ा देगा। तो ये तो सही बात है, कांग्रेस ने अगर ये कह दिया तो एकदम ठीक बात है कि अगर इस बार नहीं जीते तो फिनिश है, फिर कांग्रेस भी अपना रास्ता अलग देगी, कांग्रेस भी नए अलायंस की तरफ जाएगी। तब लोग ये बहुत दिन तक आप नहीं ढो सकते हैं, जिससे जो चुनाव नहीं जीत पा रहा है, जिसको जैसे बिहार, दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में कांग्रेस, जिन लोगों को कांग्रेस को हराना था, जो वर्ग चाहता था कि कांग्रेस को हराए, जब उसने देखा कि भाई बीजेपी से नहीं हार रही है कांग्रेस, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, आम आदमी पार्टी से हरवाया कांग्रेस को, उसके बाद तब बीजेपी आई। तो जिन लोगों को भी अगर रोकना होगा, मान लीजिए अगर बीजेपी जेडीयू को रोकने वाला जो वर्ग है, अगर वो देख लेगा कि तेजस्वी यादव भी नहीं कामयाब हुए, लालू यादव भी नहीं कामयाब हुए, तो वो नई ताकत खोजेगा, और नई ताकत के तौर पर प्रशांत किशोर इमर्ज कर रहे हैं, वो अपनी जगह बना रहे हैं। तो जैसे अगर इस चुनाव में फिनिश हुए, इस चुनाव में अगर हारे, इस चुनाव में अगर सत्ता नहीं मिली, तो फिर समाप्ति है। इसके बाद ये ट्रांजिशन का टाइम है, फिर आरजेडी के रिवाइवल के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए, तो देखिए यह तो समस्या हो जाएगी। अब आगे चलते हैं एनडीए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों थे, और जंगल राज की याद दिला दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और शहाबुद्दीन का स्मरण करा दिया है सीवान की धरती से अमित शाह ने। तो बिहार का चुनाव कहां ले जा रहा है एनडीए, यह भी स्पष्ट है कि चुनाव
किसके खिलाफ लड़ा जा रहा है? तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव के शासनकाल में क्या होता था और अब क्या हाल है और आगे की रूपरेखा क्या है। एनडीए इधर कह रहे हैं, बता रहे हैं बिहार को अमित शाह और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार तो हैं ही। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब ये एकदम प्लानिंग के तहत, रणनीति के तहत जंगल राज एक एजेंडा है, जंगल राज चुनाव का मुद्दा है। कल ही बिहार जाने के एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने संवाद किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद था। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने बार बार जंगल राज का जिक्र किया। इसके पहले भी जब उन्होंने चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही जब उन्होंने बात की थी, इसी तरह से संवाद किया था, तब भी कहा था कि 18 से 35 साल के लोगों को समझाइए, ले आकर के बुजुर्गों को आगे ले आइए और उनसे जंगल राज की कहानियां सुनवाइए उनको। ये प्रधानमंत्री ने कल भी कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा है या जो नहीं जानते हैं उस समय का शासन कैसा था, क्या होता था उस समय के शासन में, इसको कहानियां इसकी सुनवाइए बुजुर्गों से, बड़े लोगों से। तो ये एक टास्क दिया उन्होंने बीजेपी के लोगों से। और खुद आज जब वो भाषण देने गए, पहली चुनावी सभा, चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम, तो बार बार उन्होंने जंगल राज कहा कि जंगल राज आने से रोकना है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकर्ताओं के साथ भी कहा था कि बिहार के लोग जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। तो ये एक मतलब है जो आमतौर पर हम लोग हमेशा बात करते हैं कि चुनाव बिहार में इस नाम पर होता है कि लालू यादव को नहीं आने देना है या लालू यादव को ले आना है, इस नाम पर होता है। उसमें एक रंग ये है कि नीतीश कुमार को रखना है। इस बार का चुनाव ये भी है कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और उनके प्रति एक सहानुभूति लोगों की इस बात को लेकर के है। लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी का, जेडीयू से ज्यादा बीजेपी का फोकस इस बात पर है कि जंगल राज को आने से रोकना है। तो जंगल राज और उसके प्रतीक चेहरे के तौर पर देखिए कितना सिंक्रोनाइजेशन है, कितना सिंक में भाषण है कि प्रधानमंत्री जंगल राज की बात कर रहे थे, उसी समय अमित शाह शहाबुद्दीन की बात कर रहे थे। ऐसे प्रतीक चेहरों को खोजा जाएगा जिनसे उस समय के जंगल राज को परिभाषित किया जाता था, या जो जंगल राज के हालात को प्रतीकित करते थे जो चेहरे, उन चेहरों के आसपास इर्द गिर्द राजनीति का नैरेटिव बुना जाएगा। तो ये तो लगभग स्पष्ट है, आंकड़े निकाले जाएंगे, कहानियां कही जाएंगी। और जिस दिन से एक दिन आपने हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि बार बार सोशल मीडिया में अब उस समय की कहानियां आ रही हैं, डॉक्टरों के अपहरण की कहानियां आ रही हैं, लगातार आ रही है, चाहे चंपा विश्वास हो, चाहे किसले अपहरण कांड हो, डॉक्टर रमेश चंद्रा अपहरण कांड हो, लगातार कहानियां आ रही हैं। तो मेन स्ट्रीम के मीडिया में, बड़े अखबार की वेबसाइट पर अभी आप खोलिए, हम कल ही देखा हमने, 2 दिन से लगातार वो चल रहा है कि चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ था, उनके साथ कितनी बार बलात्कार हुआ, उनकी कहानियां दिखाई जा रही है, मतलब छापी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमको नसबंदी करा लेनी पड़ी थी और हमारे घर की नौकरानी, हमारी ननद और हमारी भतीजी तक को नहीं छोड़ा गया था। तो ये कहानियां मेन स्ट्रीम की मीडिया में छप रही हैं और सोशल मीडिया में दिखाई जा रही हैं। तो ये तो अजीत जी, कल एक बड़े टीवी चैनल की पॉलिटिकल एडिटर रात को मुझसे ऑफिस में मिलने आई थी। उन्हें मेरा बाइट चाहिए था, जो क्राइम की रिपोर्टिंग मैं करते रहा हूं, और उन्होंने वो 3 पुराने नरसंहार जो उस जमाने के सबसे कुख्यात नरसंहार हैं, उन पर आधे घंटे का प्रोग्राम करके रखा था और उसमें हमारी टिप्पणी चाहिए थी। सोचिए, जिसे लक्ष्मणपुर बातें, मियापुर, नारायणपुर, जो बातें बिहार भूल चुका है, उन बातों को, और सवाल भी वैसे ही कि उस रात आप पहुंचे थे तो क्या हो रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, तब की सरकारें क्या कर रही थी, तो फोकस में तो ला दिया गया। हाँ, वही तो उस समय की तमाम घटनाएं याद दिलाई जाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप नौजवानों को कहानी सुनवाइए, बुजुर्गों को सामने ले आकर के, तो या इतने कह के बीजेपी चुप हो जाएगी? ये तो जब कहा प्रधानमंत्री ने तो इसकी पूरी तैयारी होगी कि कहानी सिर्फ बुजुर्ग सुनाए, इसके भरोसे बीजेपी नहीं बैठे रहेगी। बीजेपी सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके कहानियां सुनवाएगी। तो वो कहानियां तो लोमहर्षक कहानी है। अगर मान लीजिए सिवान में ही चंदा बाबू और उनके परिवार की कहानी सुनाई जाएगी तो जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए तो लोमहर्षक कहानी है वो। तो इस तरह की कहानियां जो हैं अल्टीमेटली आरजेडी को बैकफुट पर ले जाने के लिए। और अब दूसरा इसका पहलू है कि तेजस्वी यादव चेहरा घोषित हो गए। तेजस्वी यादव के चेहरा घोषित होने का मतलब है, और किसी मुस्लिम के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ये आपने सावधानी बरती कि हम मुसलमान का नाम घोषित करेंगे तो पोलराइज होने का खतरा है, तो उस मुस्लिम के नाम से पोलराइज होगा। ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यहाँ लॉजिक दिया कि हम जिस मुसलमान नेता को घोषित करें, क्या पता बीजेपी उसी के इर्द गिर्द पोलराइजेशन करा के उसको चुनाव हरवा दे, तो ये तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तो आप एक चेहरे के खिलाफ पोलराइजेशन रोकना चाहते हैं, इसके लिए आपने मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनाया।
मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो मुसलमान और यादव दोनों के प्रतीक तो अब तेजस्वी यादव हो गए। अगर आप मुस्लिम चेहरा ले आते तो मुस्लिम चेहरे का प्रतीक वो चेहरा होता, वो नेता होता, और आप यादव चेहरे के प्रतीक होते। अब तो मुस्लिम और यादव दोनों चेहरे का प्रतीक आप हैं, तो अब तो पोलराइजिंग फिगर तो तेजस्वी यादव हो गए। अब तेजस्वी यादव जो भी कहेंगे तो वो पोलराइज होगा, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द पोलराइजेशन होगा। इसका मतलब समूचे आरजेडी के इर्द गिर्द पोलराइजेशन होगा। तो उसको कैसे काउंटर करेंगे? आपकी ये सावधानी कितनी काम आएगी? ऐसा तो है नहीं कि लोग आप मुसलमान नहीं दिख रहा है तो नहीं जान रहे हैं कि कौन आपको वोट कर रहा है, आपका क्या समीकरण है। तो आप उससे तो अच्छा होता ना कि आप साहस दिखाते। आप तो बीजेपी के ट्रैप में खेल रहे हैं। बीजेपी पोलराइज कराना चाहती है तो आप डर के मारे मुसलमान नहीं दे रहे हैं। तो वो एक पोलराइजिंग फिगर तेजस्वी यादव हो गए। उनके नाम की घोषणा के बाद अब ये बात होने लगी कि भाई ये तो कंटिन्यूटी है, लालू यादव हुए तो राबड़ी देवी हुई और अब तेजस्वी यादव होंगे, तो उस शासन की कंटिन्यूटी नहीं टूट रही है, निरंतरता नहीं खत्म होगी। और लालू या तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो यादव और मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधि है। तो एक दोनों लेवल पर पोलराइजेशन है, गैर यादव पिछड़ी जातियों का, सवर्ण जातियों का, दलितों का और एंटी मुस्लिम फोर्सेज का, दोनों लेवल पर पोलराइजेशन सिर्फ आपके चेहरे से होगा। और हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं तमाम पाबंदी, तमाम प्रिकॉशन की सलाह तेजस्वी यादव दे रहे हैं हमको। हम उनकी नीयत, उनकी मंशा पर कतई संदेह नहीं करते हैं ज्ञानेश्वर जी। वो नौजवान है, उनकी हो सकता है मंशा, नीयत बहुत साफ हो, वो कुछ करना चाह रहे हो बिहार के लिए। लेकिन अब सोशल मीडिया में देखिए कैसे कैसे गाने बन रहे हैं। उनकी पार्टी भैया के सरकार बनेगा, भैया के सरकार बनेगा, तब फिर बताए। हाँ, अब बताइए तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आप जितनी बार वो गाना बजेगा, जहां बजेगा वहां आपका 10-20 वोट 50 वोट खराब होगा। भाई मंगनी लाल मंडल कह रहे थे, हम देख रहे थे, बुरा बाल साफ करो वाला, जो कि उनको बदनाम किया गया, हाजीपुर में बैठ करके साजिश रची गई। अब ये कौन से साजिश के तहत गाना बना है? तो ये क्या माइंडसेट थोड़ा ये तो यही बात प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई माइंडसेट तो नहीं बदल गया ना लोग बदल गए ना आपका माइंडसेट बदल गया। अब माइंडसेट की बात करें, देखिए मैं अभी जब ऑफिस आ रहा था घर से, तो रास्ते में पेट्रोल पंप पर गया था। जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है वो 35 साल पुराना है। हमने पूछा क्या हाल है, तो उसने अपनी बात बताई। मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले आप हैं? आज तक तो हमने पूछा नहीं था, चेहरे से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। तो उसने कहा मसौरी के रहने वाले। हमने कहा वोट क्या होगा, कैसे चलेगा? तो भैया पुरनका राज ना चाहिए, पुरनका राज ना चाहिए। तो हमने नाम पूछ लिया, नाम तो जानते थे लेकिन नाम के आगे जानना था। तो जो नाम के आगे बताया गया उसे हम महागठबंधन का वोट मानते हैं, लेकिन वो चूंकि कामगार है तो वो कह रहा पुरनका राज ना चाहिए। हाँ, तो ये फिर ठीक है। ये मतलब जो भी आदमी जो देखा है या उन्होंने देखा हुआ है, जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, तो वो नहीं, तो यही इसलिए बीजेपी चाहती है ना कि याद दिलाए लोगों को, कि लोग भूल नहीं गए हों तो वो याद दिलाए। तो वो याद दिला करके एक तो वोट लेने का है, और दूसरी बात एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझने के लिए पता नहीं बीजेपी, हो सकता है उनके पास विद्वान लोग हैं, मनोज झा तो कम से कम है ही, जो इन बातों को समझते हैं, नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे गढ़ा जाता है, ये बात तो वो समझते ही है। उनकी बात पता नहीं ये लोग कितना सुनेंगे। लेकिन आज देखिए कि प्रधानमंत्री गए वहां, कर्पूरी ठाकुर के गांव गए, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जाकर के नमन किया, उनको वो चढ़ाया, उनको श्रद्धांजलि दी। वो अति पिछड़ा राजनीति का तो उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। अति पिछड़ा क्या, अति पिछड़ा या बिहार की राजनीति का, एक समाजवादी राजनीति का, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स का, एक डाउन ट्रोडन के लिए काम करने वाला, उससे बड़ा चेहरा तो कोई नहीं हुआ। हम तो क्या बिहार के, हम तो देश के स्तर पर मानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जैसा नेता बहुत कम हुआ। जो व्यक्ति 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और समूचा देश जिसके बारे में बात करे, वो तो क्या लोग 20-20 साल मुख्यमंत्री रहते हैं और कोई नहीं जानता है। तो कर्पूरी ठाकुर यहाँ गए, ये तो एक पहलू हुआ हम जो कहना चाह रहे हैं नैरेटिव का। उसके पहले उनका एक ट्वीट देखिए जो उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है ज्ञानेश्वर जी, जिसमें उन्होंने छठ के गाने मांगे हैं लोगों से। उन्होंने कहा है कि आज छठ का माहौल आ गया है, छठ का पूरा हमारे भाई बहन लोग छठ मनाएंगे, आप छठ के गाने हमको भेजिए, हम पूरे देश के साथ उन गानों को शेयर करेंगे। फिर हमको ध्यान आया कि जिस दिन, संभवतः उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री अयोध्या से राम मंदिर का उद्घाटन करके आए थे, उसी दिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। तो ये जो मंडल से कमंडल को जोड़ने की जो राजनीति है नरेंद्र मोदी की, वो एक ऐसी राजनीति है जिसकी काट आज तक न कांग्रेस खोज पाई है, न कोई राजनीतिक दल दूसरा प्रादेशिक। नहीं, आज ही देखिए ना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मुकेश सहनी की ओर भी इशारा कर ही दिया कि देखिए वीआईपी को फटका दिया और लेफ्ट को लटका दिया।
तो जो अति पिछड़ी जातियों की आप बात करना चाहते हैं, तो मुकेश सहनी के दिल की बात उन्होंने कह दी। मुकेश सहनी भले ही तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर से उड़े हैं, डिप्टी सीएम घोषित हो गए हैं, लेकिन उनके मन का दर्द सिर्फ वे ही जान रहे हैं कि उनको इस बार क्या-क्या झेलना पड़ा है और कैसे-कैसे उन्हें झेलाया गया है। हाँ बिल्कुल, तो वो उसका भी यूज करेगी। दोनों तरफ से तो ऐसे दर्द उमड़ रहा है, जैसे हम तो बीजेपी जेडीयू के लोग इतनी तकलीफ में है कि भाई आपने मुसलमान को दरी बिछाने के लायक बना दिया, वैसे ही आरजेडी वाले इस तकलीफ में है कि आपने नीतीश कुमार को आप नहीं घोषित कर रहे, नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये तो राजनीति चलेगी, उनकी सबकी राजनीति चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से जोड़ रहे हैं मंडल को और कमंडल को, मंदिर के साथ मंडल को जिस तरह से जोड़ रहे हैं, देखिए वो कहा गया था पहले कि मोदी, मंदिर और महिला ये मुद्दा होगा बिहार में। तो मंदिर का मुद्दा तो है, अयोध्या के मंदिर का तो हो ही गया, अभी माता जानकी के मंदिर का मुद्दा है। और दूसरे मंदिरों के लिए आप उठा करके देखिए, किसी को लगाइएगा कि चुनाव के ठीक पहले 1 महीना पहले सरकार ने कितने मंदिरों के लिए पैसे जारी किए हैं, जगह जगह मंदिरों के लिए पैसे जारी किए हैं सरकार ने, टूरिज्म के नाम पर वो सब किया गया। तो मंदिर का मुद्दा है, और उस मंदिर के साथ, कमंडल के साथ नरेंद्र मोदी मंडल को जोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि बीजेपी कमंडल की जाती है, मंदिर की पार्टी है, और बाकी मंडल की जातियां दूसरी हैं। नरेंद्र मोदी ने दोनों को एक कर दिया, मंडल और कमंडल को मिला दिया। उन्होंने कहा कि दोनों के प्रतिनिधि हम ही हैं, हम अति पिछड़ी जाति से आते हैं, तो मंडल की राजनीति के भी प्रतिनिधि हम ही हैं और कमंडल की राजनीति के प्रतिनिधि हम ही हैं। अब ये एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। 2 मुद्दे हो गए विशुद्ध रूप से, एक तो जंगल राज की याद दिलानी है, उसकी कहानियां सुनवानी है, उनके जो प्रतीक चेहरे थे उन चेहरों को अटैक करना है, और दूसरा कि पोलराइजेशन की बात खाली नहीं करनी है, बड़े सटल तरीके से मंदिर और वो कमंडल और मंडल दोनों की बात करनी है। ये प्रधानमंत्री के लेवल पर होगा। अमित शाह इतने सटल तरीके से, इतने सूक्ष्म और बारीक तरीके से बात नहीं करते हैं। वो राजनीति करते हैं बारीक तरीके से, वो पर्दे के पीछे से स्ट्रेटजी बारीक बनाते हैं, लेकिन जब नैरेटिव सेट करना होता है तो बड़े ब्लंट तरीके से सेट करते हैं नैरेटिव। जैसे उन्होंने कह दिया, उनको पता है कि क्या चीज हैमर करेंगे, किस तरह से लोगों के हैमर करेंगे तो दिमाग में बात बैठेगी। तो उन्होंने शहाबुद्दीन को मुद्दा बनाया जाकर के सिवान में। तो दोनों तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों तरह के नेता हैं, दोनों तरह की बातें करने वाले भी नेता हैं। बहुत स्पष्ट रूप से अमित शाह बात करेंगे और उनके लाइन को फॉलो करने वाले गिरिराज सिंह हैं, और उनकी तरह के दूसरे लोग उस तरह की बातें करेंगे। फिर हम चाहे वो सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और ये सब लोग अमित शाह की लाइन पर जो बात करेंगे, ब्लंट बात करेंगे। जैसे कैसे सम्राट चौधरी ने कल किस तरीके से उन्होंने कहा हैमर करने के अंदाज में, जबकि किसके बेटे को आपने मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया। तो वो एक वर्ग वो करेगा, और दूसरा प्रधानमंत्री करेंगे जो प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से हो, कि अपना एक जो सटल तरीके से, बारीक तरीके से मंडल की जातियों को मैसेज दे। मंडल में खासतौर से उन जातियों को जो गैर यादव जातियां हैं, जिनसे जो जातियां अपने आइडेंटिफाई करती हैं नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए, नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के जो कहानी कही जाए, वो अति पिछड़ी जाति में आता है। तो अति पिछड़ी जातियों का जो रुझान बीजेपी की तरफ दिखता है, वो अनायास नहीं है। वो एक तो प्रधानमंत्री उनकी वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से भी है। तो वो उसको एड्रेस करेंगे, मंडल को एड्रेस करेंगे, कमंडल को एड्रेस करेंगे, बड़े बारीक तरीके से विकास की बातें और अपना जो उनका अंदाज है। और एक दूसरा अमित शाह कमान संभालेंगे, जहां से डायरेक्ट अटैक होगा। तो ये, और उनके पास नीतीश कुमार है ही, जो नीतीश कुमार अपना 6 लाइन उन्होंने जो याद कर रखी है, उस लाइन पर वो बोलते हैं, और वो लाइन लोगों को अपील करती है कि भाई हम ही ने किया, सब महिलाओं के लिए किया, और हमने किया, सारी चीजें हमने की है। बिल्कुल हम ही ने किया। यह बात तो अपील कर ही रही है। और देखिए, बिहार में यह बात भी कही जा रही है कि पहली बार देखिए सत्ता पक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं के बराबर दिख रही है, और नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। तो बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। अभी ग्राउंड लेवल पर हर सीट पर लड़ाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीट वाइज लड़ाई है, जब आप भी देखेंगे, हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम एक और बता दें, जो हमारे एक मित्र, हम कई बार जिक्र करते हैं लोगों का, तो आप भी जानते होंगे गिरीन्द्रनाथ झा को, बहुत ही बढ़िया पत्रकार, बढ़िया पत्रकार हैं, और दैनिक भास्कर में काम किया हुआ है। हम उनको काम करते हुए देख चुके हैं, और जाके खेती बाड़ी करते हैं। बड़े महीनों बाद उनको लगा, बरसों बाद, कि चुनाव देखना चाहिए, तो गिरीन्द्र 50-60 कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम आए हैं। हमारी अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने इसके पहले कभी नीतीश कुमार के लिए इतना सद्भाव या ऐसा माहौल नहीं देखा है। लोग एक इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे किसी देव पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, कि उन्होंने बहुत काम किया है और ये उनका आखिरी चुनाव है, हम लोग उनको एक सम्मान देना चाहते हैं। ये सीमांचल पूर्वांचल में
50-60 कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम चुके एक तटस्थ पत्रकार का आकलन है ज्ञानेश्वर जी। चलिए देखिए, तटस्थ पत्रकार का आकलन है, लेकिन जब तेजस्वी यादव कूदे हैं बिहार के चुनाव में और घर से निकले हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो आ ही चुके हैं, अब आगे भी आएंगे, और शहाबुद्दीन, जंगलराज, सब कुछ सामने आएगा। तो बिहार के चुनाव में क्या होगा यह बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।